माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं। इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद केमिकल सब्सटेंसेज, इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर मैंने बताया था पिछली बार कि कंडक्टर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दोनों तरीके के कंडक्टर्स में क्या डिफरेंसेज है और क्या सिमिलरिटी है, ये बात मैंने मेंशन की थी। इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया था। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस जिस पर्टिकुलर कंटेनर में होती है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो तरीके के मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं। एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है, दूसरा कैथोड कहलाएगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, जबकि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है और ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है तो ये इनर्ट बिहेवियर शो करता है। इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, आइडियल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। जबकि अगर किसी दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड है, जैसे आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का, मरकरी का, तो ऐसी कंडीशन में ये सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है। इनको एक्टिव इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर में ये बातें समझ में आई होंगी। अगर ये बातें समझ में नहीं आई है, अगर आपने लेक्चर मिस किया है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए डिटेल स्टडी के लिए। वीडियो लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस पढ़ाया था और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में हमने मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट लिया था, फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को, जैसे सोडियम क्लोराइड को, पोटेशियम सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर गर्म कर दें, पिघल जाए और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट होता है, क्या सब्सटेंस डिपॉजिट होगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अब आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का ही सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। और ये इलेक्ट्रोलिसिस का सेकेंड पार्ट कौन सा है? अगर एक से अधिक तरीके के सेम आयंस प्रेजेंट हैं, जैसे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक से अधिक कैटायन प्रेजेंट है, एक से अधिक एनायन प्रेजेंट है, तो उनमें से कौन सा कैटायन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर जाएगा और कौन सा एनायन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड प्लेट पर जाएगा। तो इनके बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो थ्योरी है, इस थ्योरी को कहते हैं बेटा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं। पहले हेडिंग का मतलब समझिए। प्रेफरेंशियल का मतलब प्रेफरेंस देना, किसी को प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना, ठीक है ना। और डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलाइज। तो यानी कि कैटायंस और एनायंस के प्रेफरेंस देकर उसके डिस्चार्ज से रिलेटेड थ्योरी है, उसी को कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर एनायन है तो एनोड प्लेट पर जाकर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से कैटायन है तो वो कैथोड प्लेट पर जाता है, वहाँ पर उसका रिडक्शन हो जाएगा और अल्टीमेटली वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड थ्योरी है। इस थ्योरी को प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहेंगे या प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कह सकते हैं। पोटेंशियल किसको कहते हैं? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? हिंदी में विभव होता है ना, विभव, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी एनर्जी, कितनी इफिशिएंसी, कितनी मेहनत लगानी पड़ेगी, इसी को कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? किसी आयन को डिस्चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, वो कितनी देर में होगा या कितने इजी वे में होगा, इसी को कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। अब एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक मैं आपको सोशल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाला किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है, किसी ब्रिज को बनाने के लिए, किसी मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर बेट लगाते हैं, जाते हैं, अपनी अपनी कंडीशन, अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो गवर्नमेंट देखता है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, दूसरी बात कौन कम समय में पूरा कर पाता है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात
कि किस कॉन्ट्रैक्टर की बोली सबसे कम पैसे की है, सबसे कम रुपए की है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना। जिसका कॉस्ट ज़्यादा होगा उसको नहीं मिलेगा, जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा, जो जल्दी पूरा करेगा, जिसका क्वालिटी वाला काम रहेगा, उसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ये आपको मालूम है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सेम तरीके के आयंस एक से अधिक हैं, जैसे एक से अधिक कैटायन है या एक से अधिक एनायन है, तो कैटायंस का आपस में कैटायंस का जो आपस में कंपटीशन होता है कि किस कैटायन को डिस्चार्ज करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम लगेगी। इसी तरीके से किस एनायंस को डिस्चार्ज करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम लगेगी, तो जिस आयन को डिस्चार्ज करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम लगेगी वो आयन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर चला जाएगा, यानी कि कैटायन कैथोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज होगा और एनायन एनोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज होगा। तो उसी से रिलेटेड ये थ्योरी है और इस थ्योरी को कहेंगे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ मोर देन वन टाइप ऑफ, ये देखिए बेटा, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड देन दैट आयन, कौन सा आयन बेटा, देन दैट आयन इज डिस्चार्ज, तब वो आयन पहले डिस्चार्ज होता है विच रिक्वायर लिस्ट एनर्जी। देखिए रिक्वायर लिस्ट एनर्जी, जिसको डिस्चार्ज करने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगा, जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी वही डिस्चार्ज होगा, और जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू अधिक होगी वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में बचा रहेगा, अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर नहीं जा पाएगा। अब ये देखिए किसी आयन को डिस्चार्ज करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को डिस्चार्ज पोटेंशियल कहते हैं, या डिस्चार्ज एनर्जी भी हम लोग कह सकते हैं बेटा। ये देखिए द पोटेंशियल एट विच द आयंस आर डिस्चार्ज, क्या बेटा बोलो, आयंस आर डिस्चार्ज और डिपोजिटेड, जब ये डिस्चार्ज होंगे तो फिर कैटायन कैथोड प्लेट पर डिपोजिट होगा, एनायन एनोड प्लेट पर, तो डिस्चार्ज कहिए या डिपोजिट कर सकते हैं ऑन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ, कैटायन कैथोड प्लेट पर और एनायन एनोड प्लेट पर, इज कॉल्ड डिस्चार्ज या डिपोजिशन पोटेंशियल। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल और सब्सटेंस के डिपोजिशन में रिलेशन देखें तो दोनों में रिलेशन एक दूसरे के कंट्रास्टिंग होती है, इनवर्सली होती है। अगर कहीं पर किसी आयन को, किसी सब्सटेंस को डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू अगर अधिक है तो उसका जो था उस सब्सटेंस का डिपोजिशन कम होगा, और अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो उस सब्सटेंस का डिपोजिशन अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ दोनों एक दूसरे से कंट्रास्टिंग है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बेटा कुछ लिस्ट देने जा रहा हूँ और मैं कुछ ट्रिक बताऊँगा जिससे आप बहुत इजी तरीके से कैटायंस का प्रेफरेंस सीरीज आप याद कर सकते हो, एनायंस का प्रेफरेंस सीरीज याद कर सकते हो, और जितने कैटायंस और एनायंस का मैं लिस्ट देने जा रहा हूँ अभी तक नीट, जेई, सीईटी या बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतने का ही पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना। तो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते हो, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जब एक से अधिक कैटायन और एक से अधिक एनायन होता है तो उन कैटायंस में से कोई एक कैटायन ही कैथोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज होगा, और इसी तरीके से कई एनायंस में से, बहुत ढेर सारे एनायंस में से कोई एक ही एनायन एनोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज होता है। तो कौन सा कैटायन कैथोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज होगा और कौन सा एनायन एनोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज होगा, तो इसके लिए जिस आयन की डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी, वही जाकर अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होगा। तो इसको हम लोग कैसे तैयार कर सकते हैं, ये मैंने एक सीरीज बनाया हुआ है। अगर कैटायंस में हम लोग देखते हैं तो कैटायंस में आप देखोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू पोटेशियम आयन की सबसे ज़्यादा होती है, इसके कंपेयर में सोडियम आयन के और कम, कैल्शियम आयन के और कम, मैग्नीशियम आयन के और कम, एल्युमिनियम आयन के और कम, जिंक आयन की उससे कम,
हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन की उससे कम, कॉपर आयन Cu2+ मैंने क्यूप्रिक आयन लिखा है उसकी कम, Hg2+ मरकरी यानी कि मर्क्यूरिक आयन उसकी और कम, और सबसे कम आपको दिखाई दे रहा है सिल्वर आयन। सिल्वर आयन को अर्जेंटम भी कहते हैं, अर्जेंटम से सिल्वर Ag बना है, ये आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो। तो ये पैटर्न है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। और जब डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी तो सब्सटेंस का डिपोजिशन अपने अपने इलेक्ट्रोड पर बढ़ता जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों प्रेजेंट है। अब सोडियम पर भी पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है। किसके लिए? दोनों के बीच में कंपटीशन कैथोड प्लेट पर जाने के लिए होता है, न्यूट्रलाइज होने के लिए होता है। तो दोनों में से कोई एक ही आयन जा पाएगा। तो कौन सा आयन जा पाएगा? जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, जिसको डिस्चार्ज करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखोगे बेटा, यहाँ पे सोडियम आयन मैंने यहाँ पे लिखा है और हाइड्रोजन आयन की प्रोटॉन इसके नीचे है। तो इस हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन को डिस्चार्ज करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, सोडियम आयन के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए H+ कैथोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज हो जाता है। बात आई समझ में? ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कैल्शियम आयन है और कॉपर आयन है। अब ये देखो, कैल्शियम आयन यहाँ पर है बेटा और कॉपर आयन इस जगह पर है। अब कैल्शियम आयन और कॉपर आयन में देखें तो कैल्शियम आयन ऊपर है, इसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू अधिक है। इसके कंपेयर में कॉपर आयन नीचे है बेटा, इसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो कॉपर आयन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसको डिस्चार्ज करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया रिलेशन, कि डिस्चार्ज पोटेंशियल और डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है, तो फिर सब्सटेंस का डिपोजिशन अपने अपने इलेक्ट्रोड पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, या इसी को कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस कर सकते हैं। ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखना बेटा, कि ये सारी कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब कोई हम लोग आइडियल इलेक्ट्रोड लेते हैं, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? प्लेटिनम और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को कहते हैं, क्योंकि प्लेटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड ये आयंस या किसी सब्सटेंस के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करता है, यानी कि एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होगा। इस वजह से ये कंडीशन जब प्लेटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होगा तब के लिए अप्लाई होगा, आप याद रखना। अब ये आयंस हैं कैटायंस, इनको याद करने का एक ट्रिक भी है। अब क्या ट्रिक है जरा समझिएगा। जैसे पोटेशियम आयन है, तो पोटेशियम आयन में यहाँ पर P है बेटा, देखो P है, तो यहाँ पे प्लीज, पोटेशियम आयन के लिए प्लीज हो गया। सोडियम आयन है तो यहाँ पे सोडियम में SO है, तो ये क्या हो गया? सोडी, तारक मेहता वाला सोडी। ठीक है ना, याद रखना ट्रिक, तारक मेहता वाला सोडी, सोडी का मतलब सोडियम, ये देखिए। फिर इसी तरीके से फिर देखिए कैल्शियम आयन के लिए मैंने क्या कहा? कॉल, Ca, तो देखिए कैल्शियम Ca से ये हो गया बेटा। फिर देखिए मैग्नीशियम आयन है, तो मैग्नीशियम आयन में आप देखो Ma ये है, तो Ma है तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन के लिए ट्रिक हो गया मैगी, Ma से मैगी। फिर देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम किससे आया? एंड से आया, एल्युमिनियम के लिए हम लोग एंड बोलेंगे। फिर देखिए जिंक आयन है, तो जिंक आयन मतलब जो था ये क्या हो गया बेटा? बोलो जेनिफर हो गया, जेनिफर। फिर ये H+ को प्रोटॉन कहते हैं, सबको मालूम है। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन कहते हैं, तो प्रोटॉन का मतलब इसको मैंने कहा प्रोटेक्ट कहा। फिर देखिए कॉपर आयन है, ये देखिए C से शुरू हो रहा है, तो ये कॉपर आयन के लिए ट्रिक मैंने कहा है, बनाया है क्यूट। फिर देखिए ये मरकरी है, Ag2+ मरकरी है, तो मरकरी के लिए ट्रिक हो गया मैम, मैडम, मैडम या मैम। Ag+ है, अर्जेंटम है, तो ये अर्जेंटम के लिए मैंने बनाया अर्जेंटली। तो आप कैसे याद कर सकते हो बेटा, जरा समझना। जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन है, वो क्या बोल रहा है? प्लीज सोडी कॉल मैगी एंड जेनिफर प्रोटेक्ट क्यूट मैम अर्जेंटली। कोई मैडम है, वो बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, वो किसी मुसीबत में है, किसी ट्रबल में है, तो उनको बचाने के लिए क्या हो रहा है? सोडी कॉल कर रहा है, प्लीज सोडी कॉल मैगी एंड जेनिफर टू प्रोटेक्ट क्यूट मैम अर्जेंटली। तो प्लीज का मतलब पोटेशियम,
सोडी का मतलब सोडियम आयन, कैल्शियम ये कॉल से हो गया, मैगी का मतलब मैग्नीशियम आयन, एंड का मतलब एल्युमिनियम, जेनिफर का मतलब जिंक, प्रोटेक्ट मतलब प्रोटॉन, क्यूट का मतलब कॉपर आयन, मैम का मतलब मरकरी, अर्जेंटली का मतलब सिल्वर। तो देखिए कितना आसान तरीका है, आपको याद आ गया होगा। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, प्लीज सोडी कॉल मैगी एंड जेनिफर टू प्रोटेक्ट क्यूट मैम अर्जेंटली। ठीक है, प्लीज का मतलब पोटेशियम, सोडी का मतलब सोडियम, कैल्शियम का कॉल का मतलब कैल्शियम, मैगी का मतलब मैग्नीशियम, एंड का मतलब एल्युमिनियम, जेनिफर का मतलब जिंक, प्रोटेक्ट का मतलब प्रोटॉन, क्यूट का मतलब कॉपर, मैम का मतलब मरकरी, अर्जेंटली का मतलब सिल्वर। तो ये आपको ट्रिक पसंद आया होगा, आसान ट्रिक है, याद हो गया होगा। अब इसी तरीके से बेटा अगर हम लोग एनाइंस की बात करते हैं, और आप जानते हो कि एनाइंस कहाँ पर जाते हैं, एनोड प्लेट पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर डिस्चार्ज होते हैं क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में एक से अधिक एनायन है तो वो एनायन अपने एनोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज होगा, जिसको डिस्चार्ज करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो ये क्या है बेटा, जैसे सल्फेट आयन, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, इससे कम नाइट्रेट आयन की, इससे भी कम हाइड्रोक्साइड आयन की OH माइनस की, इससे भी कम Cl माइनस की क्लोराइड आयन की, इससे भी कम Br माइनस मतलब ब्रोमाइड आयन की, और सबसे कम किसकी बेटा बोलो, आयोडाइड आयन की। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। जब डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी तो फिर सब्सटेंस का डिपोजिशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एनायन का। अब इसको भी याद करने का तरीका है, क्या याद करने का तरीका है, जैसे अभी प्रेजेंट मीडिया में देखो, आप कोई भी टीवी चैनल निकाल के देखो तो सुशांत सिंह राजपूत का केस आता है। ठीक है ना, बिहार सरकार सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वाले बोल रहे हैं कि CBI इंक्वायरी के लिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कहती है, नो CBI, है ना, क्या कह रही है, व्हाट सेइंग दैट, नो CBI, है ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेइंग नो CBI। तो देखिए से नो CBI मैंने लिखा है, तो से का मतलब सल्फेट, सल्फेट से, ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिए सल्फेट, ये सल्फेट से, ये ट्रिक है केवल याद करने का। नाइट्रेट है बेटा, देखो ये N है तो ये N हो गया। अब ये हाइड्रोक्साइड में O से शुरू हो रहा है, O लेटर से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मैंने O लिख दिया। अब ये क्लोराइड का जो था C से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे C किया बेटा। फिर देखो ब्रोमाइड का B है बेटा, तो यहाँ पे मैंने जो था B किया। फिर यहाँ पे आयोडाइड का I है बेटा, तो ये क्या हो गया, I। यानी कि अगर हम लोग देखें तो इसको कह सकते हैं कि से एक वर्ड हो गया, नो, देखो से नो, नो, और CBI को जो था एक, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट व्हाट सेइंग, से नो CBI इंक्वायरी से मना कर रही है। ठीक है ना, तो ये ट्रिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। ऐसे ही अलग ट्रिक के लिए, नए ट्रिक्स के लिए, और इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ाऊंगा, उसको भी ट्रिक्स से मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। मेरा वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। प्रेफरेंस डिस्चार्ज पोटेंशियल का, प्रेफरेंस डिस्चार्ज थ्योरी का कैसे अप्लाई करेंगे, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, कुछ केसेस दिखाता हूँ। जैसा आप पहला केस देख रहे हो, केस फर्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकता है या NaCl सॉल्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस करना है एक्वस NaCl का या NaCl सॉल्यूशन का, और यहाँ पे आप देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रोड नहीं लिखा है तब भी आप मानोगे कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, उसी को लेकर इलेक्ट्रोलिसिस आपको करना है। ठीक है ना, तो अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इस बात को जरा समझिएगा। जैसे ये NaCl है, जब मैं एक्वस NaCl कहता हूँ या NaCl सॉल्यूशन कहता हूँ, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व किया गया है, तब NaCl सॉल्यूशन बना है। तो अब हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी हो गया। तो अगर इस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होगा
तो इससे Na+ सोडियम आयन बनेगा और ये देखिए Cl- क्लोराइड आयन बनेगा। और जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से ये H+ बनेगा और यहाँ पर आप देखो OH- बनेगा। अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो तरीके के कैटायंस है, एक सोडियम आयन और दूसरा हाइड्रोजन आयन। सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। और इसी तरीके से एनायंस में दो तरीके के एनायंस हैं, क्लोराइड आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है। तो ऐसी कंडीशंस में वो आयंस अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे जिनके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो जो मैंने अभी आपको सीरीज बताया था प्रेफरेंस डिस्चार्ज थ्योरी का, अगर उस सीरीज को हम लोग अप्लाई कर दें तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे, इस कंडीशन में आप देखोगे बेटा कि Na+ के कंपेयर में H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम होता है क्योंकि ये नीचे होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये H+ जाएगा और ये Na+ नहीं जा पाएगा। फिर अगर मान लो हम लोग Cl- और OH- में देखते हैं तो OH- ऊपर है और Cl- नीचे है, यानी कि Cl- के डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है और OH- के डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू अधिक है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में Cl- एनोड प्लेट पर जाके डिस्चार्ज होगा और ये OH- डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। अब जरा देखिए हम लोग क्या करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है, हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है बेटा, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। तो ये जो Cl- है ये Cl- Cl में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लॉस कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन। अब ये Cl क्लोरीन नेचुरल फॉर्म में नहीं पाया जाता है। नेचुरल फॉर्म इसका क्या है बेटा, डाइएटॉमिक फॉर्म है। तो इस Cl को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको Cl+Cl कर दें तो इससे क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। या अगर यहाँ पे केवल ये नहीं करना चाहते हैं, ये स्टेप नहीं करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसी को हाफ Cl2 भी कर सकता हूँ, एक ही बात है। तो या तो हाफ Cl2 लिखिए या Cl2 लिखिए बेटा, Cl के फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि क्लोरीन नेचुरली डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये देखो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुआ। अब इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन की प्रोसेस में काम आ जाएगा। अब ये देखो आप यहाँ पर अगर हम लोग कैथोड प्लेट की बात करते हैं तो कैथोड प्लेट पर आप जानते हो कि हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होती है। जब रिडक्शन की प्रोसेस होगी तो ये H+ है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन के फॉर्म में, ठीक है ना। या इसी को आप क्या कर सकते हो, हाफ H2 कह सकते हैं। या अगर H है तो अगले स्टेप में हमको H+H को मिलाकर H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन भी नेचुरली डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बात आप ध्यान रखना। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रोसेस हुई बेटा, बोलो रिडक्शन की प्रोसेस हुई। यानी कि आप देखोगे कौन नहीं जा पाया, हाइड्रोक्साइड आयन ये एनोड प्लेट पर नहीं जा पाया, डिस्चार्ज नहीं हो पाया, और इसी तरीके से Na+ ये कैथोड प्लेट पर नहीं जा पाया। जब ये दोनों नहीं जा पाएंगे तो ऐसे कंडीशन में जो रिमेनिंग होगा, जो बचा रहेगा, रिमेनिंग सब्सटेंस क्या होगा बेटा, ये Na+ और OH- दोनों रिएक्ट करके NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जैसे जैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल गर्म होती जाएगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वेपराइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये NaOH का क्रिस्टल हमको बचा हुआ मिल जाता है। तो ये NaOH का क्रिस्टल यहाँ पर बचा रहता है। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर प्रेफरेंस डिस्चार्ज पोटेंशियल का हम लोगों ने एप्लीकेशन किया, और जब अप्लाई किया तो H+ कैथोड प्लेट पर कैथोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज हुआ, Cl- एनोड प्लेट पर डिस्चार्ज हुआ, और कौन डिस्चार्ज नहीं हो पाया बेटा, Na+OH-। तो ये दोनों मिलकर NaOH का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब वेपर फॉर्म में सारे सब्सटेंस आ जाते हैं तो इसका क्रिस्टल बचा रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल हमको रिमेनिंग सब्सटेंस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको सेकंड केस बताने जा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 बताने जा रहा हूं। आप देख रहे हो
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl या NaCl सॉल्यूशन है। मैंने सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, लेकिन इस बार आप ध्यान दो कि मैंने इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया है। इस बार मैंने मरकरी ले लिया है बेटा, Hg ले लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं लिया है। और मरकरी आइडियल इलेक्ट्रोड नहीं होता है। अगर मैं मरकरी का इलेक्ट्रोड लेता हूँ, और ये केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि कई बार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट जे एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर मरकरी इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, जरा इस बात को हम लोग समझें। जैसे आप देखोगे कि ये NaCl है, और अगर इस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो इससे सोडियम आयन बनेगा और इससे क्लोराइड आयन बनेगा। ये एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस H2O का अगर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो इससे H+ बनेगा और ये OH- बनेगा। यानी कि दो तरीके के कैटायंस Na+ और H+ बन रहा है, और दो तरीके के एनायंस यानी कि Cl- और OH- बन रहे हैं। अगर बेटा यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता तो जाहिर सी बात है कि H+ डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम होता, और ये कहाँ पे कैथोड प्लेट पे जाके डिस्चार्ज हो जाता। लेकिन मरकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मैं नोट में लिख रहा हूँ कि अगर मरकरी इलेक्ट्रोड है बेटा, देखो ये मरकरी इलेक्ट्रोड है, तो मरकरी इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में Na+ की डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू H+ के कंपेयर में कम हो जाती है। तो देखो हम कहेंगे कि डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Na+ लोअर देन H+ ऑन प्रेजेंस ऑफ मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, ये बात आप ध्यान रखना बेटा, जब मरकरी का इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगा तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखोगे कि Na+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू H+ के कंपेयर में कम हो जाएगा। तो फिर कौन जाएगा, ये जाएगा कैथोड प्लेट पर और H+ नहीं जा पाएगा, और इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका सीक्वेंस उसी तरीके से रहेगा। यानी कि Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम है OH- से, तो यही जाएगा और ये नहीं जा पाएगा। अब आप देखो, जैसा आप जानते हो कि एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, तो ये एनोड हो गया, एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो ये Cl- है, ये Cl या फिर इसी को ½ Cl2 लिख सकते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और कैथोड प्लेट पर क्या होगा, कैथोड प्लेट पर रिडक्शन की प्रोसेस होगी, और जब रिडक्शन की प्रोसेस, रिडक्शन किसका होगा बेटा, बोलो Na+ का होगा। तो ये सोडियम आयन कैथोड प्लेट पर जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर न्यूट्रल सोडियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पर रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, तो रिमेनिंग सब्सटेंस क्या बचा, रिमेनिंग सब्सटेंस आपने देखा कि H+ बचा और OH- बचा। तो ये H+ और ये OH- ये रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और आप जानते हो कि वाटर एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो जब इसको हीट एनर्जी मिलेगा तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये वेपर फॉर्म में। यानी कि ये कोई भी सब्सटेंस वाटर हमको नहीं मिलेगा, इट इज़ नॉट अ रिमेनिंग सब्सटेंस, क्योंकि ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वोलेटाइल सब्सटेंस है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में नहीं पाया जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉट रिमेनिंग। मैंने यहाँ पे देखिए क्रॉस लगाया, क्रॉस का मतलब ये नहीं बचता है। इसके बाद हम लोग कुछ और केस देखते हैं, तो चलिए आइए हम लोग कुछ और नए केसेस को देखें। अब मैं आपको केस नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3, इसको हम लोग कहेंगे, ये पढ़ाने जा रहा हूँ, और इसमें मैंने लिया है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
Na2SO4 सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट का। और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है बेटा? प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसको आइडियल इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। अगर हम लोग Na2SO4 का सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम आयन प्रोड्यूस होगा और सल्फेट आयन प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इससे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। जैसा कि मैंने आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में बताया हुआ है ऑलरेडी कि अगर Na+ और H+ दो तरीके के कैटायन हैं तो दोनों तरीके के कैटायन में कोई एक ही कैटायन कैथोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज होगा। और कौन सा कैटायन जाएगा? जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो अगर Na+ और H+ में देखा जाए तो आप देखोगे कि H+ नीचे है और Na+ ऊपर है, यानी कि H+ के डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो ये H+ कैथोड प्लेट पर जाएगा और ये Na+ कैथोड प्लेट पर नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से दो तरीके के एनायंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अगर दोनों तरीके के एनायंस की बात हम लोग करें तो इन दोनों तरीके के एनायंस में आप देखोगे डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू किसकी कम है बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन की। सबसे पहले कौन आता है? सल्फेट आयन, फिर नाइट्रेट आयन, फिर हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसकी वैल्यू कम है। जब इसकी वैल्यू कम है तो ये डिस्चार्ज होगा और ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। इसको डिस्चार्ज करने के लिए कम एनर्जी लगेगी। तो फिर ऐसी कंडीशन में एनोड प्लेट पर ये जाएगा जहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा और ये नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो दो तरीके के एनायंस हैं, हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन। हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन में अगर कंपेयर किया जाए तो सल्फेट आयन प्रेफरेंस डिस्चार्ज थ्योरी में ऊपर है, यानी कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत अधिक है और हाइड्रोक्साइड आयन का कम है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सल्फेट आयन, फिर नाइट्रेट आयन, फिर हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम है तो फिर ये एनोड प्लेट पर जाकर डिस्चार्ज होगा, यानी कि ऑक्सीडाइज होगा और सल्फेट आयन नहीं जा पाएगा। अब इधर देखिए, एनोड प्लेट पर जैसा आप जानते हो हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। तो जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 मोल्स हाइड्रोक्साइड आयन है। 2 मोल्स, 2 मोल्स हैं और यहाँ पे तो केवल एक ही मोल बन रहा है। बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई केमिकल प्रोसेस होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सब्सटेंस का केवल एक ही मोल नहीं होता बेटा, अनकाउंटेबल मोल्स प्रेजेंट होते हैं, अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल का दिखाया है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही वाटर मॉलिक्यूल होगा, बहुत ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो बहुत ढेर सारे H+ बनेंगे, बहुत ढेर सारे OH- बनेंगे। और सेम चीज़ सोडियम सल्फेट के साथ भी होता है कि सोडियम सल्फेट का केवल एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता बेटा, अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना? तो बहुत ढेर सारे सोडियम आयन बनते हैं और बहुत ढेर सारे सल्फेट आयन बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन को चूंकि बैलेंस करना है तो मैंने 2 मोल्स हाइड्रोक्साइड आयन लिया। जब 2 मोल्स हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे तो ये H2O बनेगा प्लस एक ऑक्सीजन एटम बनेगा। तो एक ऑक्सीजन एटम हम लोग लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नेचुरली डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। तो एक ऑक्सीजन एटम को मैं हाफ O2 लिख सकता हूँ। और यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अब आप देखो कैथोड पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है। कैथोड पर कौन जाता है बेटा? कैटायन जाता है। तो ये H+ जा रहा है। अब ये H+ एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद जो था हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसी को मैं हाफ H2 भी कह सकता हूँ। या बेटा अगर हम लोग बात करें तो इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अनकाउंटेबल H+ होते हैं जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो मैं क्या कर देता हूँ कि 2H+ लेता हूँ और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। तो चाहे आप ये वाला रिएक्शन लिखो चाहे ये वाला रिएक्शन लिखो, दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिखोगे दोनों ही सही है बेटा। अब बेटा इस पूरे रिएक्शन में अगर आप देखो तो वाटर का कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है और इसका कंजप्शन हो जा रहा है। हाइड्रोजन आयन कैथोड प्लेट पर जाके रिड्यूस हो जा रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन एनोड प्लेट पर जाके ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कौन से आयन बच रहे बेटा? Na+ और सल्फेट आयन बन रहे हैं, बच रहे हैं। तो ये सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस तो हो रहा है लेकिन Na+ और सल्फेट आयन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर नहीं जा पा रहे हैं।
ये सॉल्यूशन में बचे रहते हैं। तो जब सॉल्यूशन में बचे रहते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी करंट कैरिंग का काम करते हैं। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जेई में, नीट में, सीटी एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि द नेट रिएक्शन डिस्क्राइब कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये देखिए बेटा, वाटर का कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस इसलिए कहेंगे क्योंकि इससे जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका कंप्लीट कंजप्शन हो रहा है, उनका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है अपने अपने इलेक्ट्रोड पर। जबकि आप देख रहे हो कि Na2SO4 से जो Na+ है और सल्फेट आयन है, इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, इसका डिपोजिशन नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है बेटा। जब डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि द आयंस ऑफ Na2SO4 कंडक्ट द करंट। क्या कंडक्ट करते हैं बेटा? करंट को कंडक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, थ्रू द सॉल्यूशन एंड टेक नो पार्ट इन ओवरऑल रिएक्शन। ये रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 या इसी को मैं कहूँगा केस नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। अब इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको केस 4 या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये एग्जाम्पल आप देखो कुछ अलग तरीके का है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ये डिफरेंट क्यों हो गया? क्योंकि जिस नेचर का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसी नेचर वाला इलेक्ट्रोड है। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है। और ऐसा केस नीट, जेई, सीटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जैसे कभी सिल्वर क्लोराइड ले लिया और सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया, कभी सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और सिल्वर का ही इलेक्ट्रोड है, कभी कॉपर का क्लोराइड ले लिया, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है, कभी मर्क्यूरी क्लोराइड ले लिया, मर्करी का इलेक्ट्रोड है। तो मतलब जिस चीज़ का, जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसी का इलेक्ट्रोड भी बना हुआ है। कौन सा? एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड उसी के बने हैं। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या है? कॉपर का बना हुआ एनोड का भी इलेक्ट्रोड है, एनोड भी है, और कॉपर का बना हुआ कैथोड भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चूंकि सॉल्यूशन है यानी कि वाटर है तो इलेक्ट्रोलिसिस तो दोनों का होगा। कॉपर सल्फेट Cu2+ में कन्वर्ट हो गया सल्फेट आयन में, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो ये H+ और OH- में। लेकिन इसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन वाटर का नहीं है। वाटर का सिर्फ आयोनाइजेशन होता है H+ और OH- में, बाकी न तो ये कंज्यूम होगा और न ही ये कंज्यूम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रेफरेंस डिस्चार्ज थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं कर रहा है बेटा। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसी सब्सटेंस का एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड भी है, इस वजह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तरीके का एक्सेप्शनल केस भी हम लोग बोल सकते हैं। अब आइए देखिए क्या होगा। हमेशा की तरह कैथोड प्लेट पर रिडक्शन होता है, तो कैथोड प्लेट पर रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये देखिए Cu2+ है, Cu2+ कहाँ से निकला हुआ है? कॉपर सल्फेट के डिसोसिएशन से। तो ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके न्यूट्रल कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। और कहाँ पे डिपॉजिट होता है? कॉपर पे। कॉपर डिपॉजिट होता है कैथोड प्लेट पर। और जब कैथोड प्लेट पे कॉपर डिपॉजिट होने लगता है, इसकी वजह से कैथोड प्लेट की थिकनेस बढ़ने लगती है। तो ये बात आप ध्यान रखना बेटा कि थिकनेस ऑफ कैथोड इंक्रीजेज। कैथोड प्लेट की थिकनेस बढ़ने लगती है, ये बात आप ध्यान रखोगे। क्यों? क्योंकि कैथोड किसका बना है? कॉपर का। और फिर कॉपर का बना है और कॉपर पे ही कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में थिकनेस बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी। फिर आप एनोड पर देखो, एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो कैसे बाहर निकलता है? आप देखोगे कि एनोड भी कॉपर का बना है, तो जो एनोड कॉपर का बना है उसी से कॉपर बाहर निकलता है
और Cu2 प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। या फिर एक दूसरी जो प्रोसेस होती है कि जो यहाँ पर जो कॉपर है, जितने अमाउंट में यहाँ पर कॉपर बना है उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट में सल्फेट आयन इसके साथ रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर यहाँ पे 1 कॉपर है तो 1 सल्फेट आयन आएगा, अगर 2 कॉपर है तो 2 सल्फेट आयन आएगा, अगर 3 कॉपर है तो 3 सल्फेट आयन आएगा, उसको कहेंगे इक्विवेलेंट अमाउंट में। तो फिर कॉपर सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा और सल्फेट आयन से फिर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है। आप देखो द कॉपर ऑफ एनोड इलेक्ट्रोड, कहाँ का? द कॉपर ऑफ एनोड इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइज। क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब कॉपर Cu2 प्लस में कन्वर्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा टू Cu2 प्लस आयंस और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सल्फेट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा कि इक्विवेलेंट अमाउंट में सल्फेट आयन है, वो रिएक्ट करेगा कॉपर से, और जब कॉपर से रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे कॉपर है, ये कॉपर कहाँ से आता है? ये एनोड प्लेट से आता है बेटा, याद रखना, फ्रॉम एनोड। एनोड भी किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है, तो उसी से बाहर निकलता है। फ्रॉम एनोड कॉपर कम्स आउट and converted into Cu2 plus and loses 2 electrons. This process is called as the oxidation. फिर दूसरी बात क्या हुआ कि जितने जितना अमाउंट में कॉपर है उतने ही इक्विवेलेंट अमाउंट में सल्फेट आता है, और ये सल्फेट इसके साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना लेगा। अब इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इस वजह से इसको हम लोग ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेस का रिजल्ट क्या हुआ? प्रोसेस का रिजल्ट ये हुआ कि जब प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट होती है तो कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे कैथोड प्लेट की थिकनेस बढ़ने लगती है और एनोड प्लेट की थिकनेस कम होने लगती है, क्योंकि एनोड प्लेट से कॉपर लगातार फ्री हो रहा है, रिलीज हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मैं आपको होम प्रैक्टिस के लिए कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करोगे, इसी पैटर्न पे करोगे। अगर आपको चारों केस खूब बढ़िया समझ में आ गया है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, तब आप कर सकते हो सारी चीज़ें। तो मैं अब आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कुछ। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड है? डिस्चार्ज, प्रेफरेंस डिस्चार्ज थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड है, मोल्टेन फॉर्म में। जैसे पहला मैंने क्वेश्चन दिया, देखिए लिखा है कि प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, घर पे खूब कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मेरे YouTube कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। आप अपने कमेंट लिखेंगे कि आपने कोशिश किया, नहीं आया, या जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करेंगे। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन है, तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में हो रहा बेटा, और ये प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने कॉपर सल्फेट का कॉपर इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में किया था, बिल्कुल सेम टू सेम टेक्टो होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम फॉर्मेट HCOO सॉल्यूशन हुआ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सक्सिनेट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइसोडियम मैलिएट या डाइसोडियम फ्यूमेरेट कह सकते हैं, यह भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में हो रहा है। फिर देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक क्वेश्चन दिया है मॉल्टेन एल्यूमिना का। मॉल्टेन एल्यूमिना सॉल्यूशन नहीं दिया, एक्वा सॉल्यूशन नहीं दिया बेटा, मॉल्टेन एल्यूमिना है, ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है बेटा, मॉल्टेन एल्यूमिना है, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये दोनों ही इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। तो आप इन सारे पांचों प्रॉब्लम को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो मेरा चैनल केम फन सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू। अपनी पढ़ाई ऑन रखिए।